फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ले जाने का ख्याल सबसे पहले बताइए कि आपको कैसे आया। देखिए जमील साहब, आपने बिल्कुल आपके टीवी शो के ऊपर मैंने देखा कि हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि एक सीनियर सियासतदान है और JUI के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनके शो पे वो इंकशाफ कर रहे थे कि फजलुर रहमान साहब ने लीबिया से और इराक़ से यानी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन से फ़ंडिंग ली है, जिसका इन्होंने मामला अपनी शूरा के अंदर भी उठाया और बाकी फोरम्स के ऊपर भी उठाते रहे। मौलाना शरानी साहब का भी इन्होंने जिक्र किया। तो जब अपनी पार्टी का आदमी जब ये बात इंकशाफ कर रहा हो और फजलुर रहमान साहब ख़ुद जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाज कर रहे हों, तो फिर तो उनकी बात में वज़न तो उस सूरत पैदा होता है कि वो ये कहें कि जनाब मैंने तो कभी फ़ॉरेन फंडिंग ली नहीं। तो जो अगर वो ख़ुद फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं और फ़ॉरेन फंडिंग के पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं, इब्तिदा करने वाले हैं, तो फिर उनको अपनी भी चंदे की रसीदों का जो है वो हिसाब देना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) है, उसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट का भी जिक्र है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 204 है, उसके अंदर भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो है वो जिक्र है। और वो तो इलेक्शन एक्ट 2017 तो ये भी कहता है कि अगर इस पर इलेक्शन कमीशन को इस नतीजे पे पहुंचता है कि फ़ॉरेन फंडिंग है और फ़ॉरेन गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं, तो वो फिर रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज सकता है। वफाकी हुकूमत आगे सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है और फिर उसके ऊपर जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाती है चीज़, तो फिर पार्टी डिज़ोल्व भी हो सकती है और उसके मेंबरान जो उसके निशान पर जीते हुए हैं, मुंतखब हुए हैं, वो भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस पर तो मैं ख़ास तौर के ऊपर आपके शो का हवाला देना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से मैंने देखा कि बड़े खसूसी अंदाज से आपने हाफिज़ साहब को से दोबारा इस हवाले से सवाल किया ताकि किसी किस्म का कोई इबहाम ना रह जाए, उसके ऊपर हाफिज़ साहब ने दोबारा उस चीज़ को दोहराया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, आपके शो को जाता है कि आपने इस चीज़ को उठाया, हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए, उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले ही 24 फरवरी को JUI को भी नोटिस जारी किया हुआ है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी के अंदर जाके ये चीज़ जो है वो अब क्लब इन होगी और ये उसी चीज़ का हिस्सा बनेगी। अच्छा फारूक साहब, आपने हमारा हवाला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तारीफ़ की, उसका भी बहुत शुक्रिया। आपकी दरख्वास्त में मेरा प्रोग्राम का भी तज़किरा है, मेरा नाम भी आपने लिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कल कला अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो कि इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल हैं, अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब अपने इन इंकशाफात पर कायम नहीं रहते किसी भी वजह से, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, तो फिर मामला उल्टा भी तो पड़ सकता है। क्या आप लोगों के पास दीगर एविडेंसेस हैं कि इनको फॉरेन फंडिंग होती रही है इराक़ और लीबिया से, इस इंटरव्यू क्लिप के अलावा? फारूक साहब देखें, वो तो हाफिज़ साहब ने खुद अपने एक टीवी और हाफिज़ साहब ने टीवी शो में ये भी इंकशाफ किया कि पेशावर के इनका जो ऑफिस है JUI का, फजलुर रहमान साहब का, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है और तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि ये दफ्तर जो है वो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इसके लिए पैसे फराहम किए। तो वो तो बांगे दोहल जो है उनके इंकशाफात और सबूत वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर फॉरेन फंडिंग के इंकशाफात है जी, और इस पर पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अब इन तमाम चीज़ों को देखना है और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि 19 जमातों को नोटिस जारी हुए हैं और उनमें JUI जो है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि बाकी जमातों के तो केसेस पहले चल रहे हैं। फजलुर रहमान की जो जमात है वो सर फहरिस्त है जो उसके अंदर शामिल है और उसके अंदर उनके तमाम अकाउंट्स का भी जायजा लिया गया है, जिसमें आमदन से ज़्यादा अखराजात उन्होंने शो किए हुए हैं। तो वो भी उनको बताना है कि उनके अकाउंट के अंदर जो करोड़ों रुपया उनकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर आया है उसके सोर्सेज कौन से हैं, उसके ज़राए कौन से हैं। जब कानून के मुताबिक बात होगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की जो शिक नंबर 13 है वो फॉर्म 1 है, जिसके अंदर हर पार्टी पर लाजिम है कि उसने अपने आमदन, अपने अखराजात और उसके ज़राए और असासाजात और वाजिबुल अदा फॉर्म 1 में एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफाई करवा के इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो उस तनाजुर के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखेगा और उसमें मैंने तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि हाफिज़ साहब को
वो वहाँ पर हाफिज साहब को, इनके जो दीगर रहनुमा हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में बुलाएं, ताकि बुला के उनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके इंकशाफात हैं और जो उनके पास जो भी शवाहिद मौजूद हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने। ये स्क्रूटनी तो अब हर सूरत होनी है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फारूक साहब आपकी आने या ना आने की वजह से पीछे नहीं होगा, एब्सोल्युटली स्क्रूटनी तो होनी है। एब्सोल्युटली। फारूक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी इजाज़त से मैं जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो आपके अमायदीन थे, साबका आपके दोस्त थे, साथी थे, वो प्रोग्राम में आपके साथ बैठना क्यों नहीं पसंद करते? आई मीन के हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ कमिटेड थे आज के इस शो में और हमारी ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठें, बात करें और एक ग्रैंड नेशनल डिबेट की सूरत में एक प्रोग्राम हो जाए, तो उसमें क्या कबाहत है। तो एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। उसकी कोई रीज़न भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ बैठ रहे हैं ना बैठ रहे हो, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या ऐसी रीज़न है कि आपके साथ किसी भी शो में वो बैठना नहीं चाहते? हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमील भाई। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, ये तो ज़ाहिर है हमारे भाई हाफिज़ हमदुल्ला साहब ही जवाब देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी मुझे और जनाब गुल नसीब साहब और शुजाउल मुल्क साहब को एक तरफ़ा जब निकाला गया गैर दस्तूरी तौर पर जी, यानी ऐलान किया निकालने का जी, तो मौलाना हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं वो अरसा से मौलाना शेरानी साहब के सबसे करीब तरीन थे और मैं समझता हूँ कि आज भी वो उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपको पता है सियासत बड़ी जालिम चीज़ है जी। और मैं यकीनन जो समझूँगा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जनाब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ही शेरानी साहब का दिफ़ा करेंगे, जमीयत उलमा पाकिस्तान का दिफ़ा करेंगे। बहरहाल मैंने तकरीबन ज़िंदगी गुजार दी है और तमाम चैनलों पर जी आप हजरात ने तुल्ख सवालात भी किए हैं, गालियाँ भी हमने खाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी के साथ बदजुबानी नहीं की है, बदकलामी नहीं की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके पास दलील होती है उसे गालियों की या राय फिरार की ज़रूरत दरपेश नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जो दलील में कमज़ोर होते हैं या किसी और हवाले से, तो फिर ये दो रास्ते इख्तियार करते हैं, या तो गाली गलोच पर उतरते हैं या दरमियान में किसी को बोलने नहीं दिया जाता या फिर उसके साथ बैठने से इनकार करते हैं। अच्छी बात है कि जी वो तमाम पार्टियों के साथ जिनसे वो नफ़रत का इज़हार करते हैं उनके साथ तो बैठ रहे हैं, मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, मुझसे दूर हट रहे हैं। यानी वही बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना कह रहे हैं जनाब आप लोग तहरीक इंसाफ ने आपको पैसे दिए हैं। मैंने कहा कुरान पे हाथ रखें, ये बातें तो हमने तो ऐसा तो कुछ नहीं है हाफिज साहब, तो हमें ये पता है हाफिज साहब ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको कुछ ऑफर किया गया हो या आप किसी दबाव में ये इंकशाफात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है हाफिज साहब। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने तो शुरू में ये बात की थी, उस वक़्त तो हमें पता ही नहीं था कि फॉरेन फंडिंग जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन ये तो शूरा के इजलास में मैं और शेरानी साहब ने मौलाना से हिसाब मांगा था जी। लेकिन अब जब मुझसे पूछा गया कि क्या जब फंडिंग का मसला शुरू हुआ कि आपकी जमात ने भी ली है, तो मैंने ईमानदारी से जो मुझे मालूम था, साथ ही उन्होंने पूछा इसराइल से, भारत से, मैंने कहा उसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे कहते फ़र हबीब साहब मेरे ख़्याल में काफ़ी अर्सा हुआ, कई महीने हो गए मैं कोयटा से निकला नहीं हूँ, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और न इनसे मैं मिला हूँ, न एक पैसा देला ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हराम है कि मैंने इनसे कोई बात की है या इनकी ईमा पर मैंने बात की है। तो मैंने कहा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर? किसी का भी दबाव न था, न है और न रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हुसैन अहमद को दो लोग जो जानते हैं 88 से अब तक, वो इस बात की दलील देंगे, मेरे यानी सियासी दुश्मन भी इस बात का इकरार करेंगे कि कोई दबाव मैं कबूल नहीं करता। दूसरी बात यह है कि मैंने तो अभी तक, वो कहते हैं अभी पार्टी शुरू हुई है जी जितना उन्होंने बोला है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जब खुद ये बात की
हाँ। कि जनाब ये डेंट से हमारी पार्टी में निकल गए, अब पार्टी साफ़ हो गई, हमने कांट चांट किया, इनको ख़रीदा गया है और ये इस्टब्लिशमेंट के हैं। इस्टब्लिशमेंट के हम नुमाइंदे हैं। आज़ादी मार्च शुरू करने से पहले बाजवा और फैज़ से आप मिलते हैं और आज़ादी मार्च 13 दिन के बाद ख़त्म करने के लिए भी आप इस्टब्लिशमेंट से यकीन दहानी पर उठते हैं और अभी भी आप कहते हैं कि मुझे सदर बनाया जाए। तो जनाब ये दुनिया जानती है कि इस्टब्लिशमेंट का नुमाइंदा कौन है। तो बहरहाल मैं मज़ीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हम्दुल्ला साहब मेरे भाई थे हैं, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई थे हैं, इख्तिलाफ है। मेरे घर में वो ठहरे हैं, उनके वालिद ठहरे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हमारे घर से, हमारे इदारे से परवान चढ़ी है। ये दरवाज़ा उनके लिए खुला है, लेकिन उसूल होते हैं। मैंने उसूली सियासत की, अगर मौलाना वसूली सियासत करेंगे तो फिर यकीनन टकराव होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।